गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया दोस्तों कम समय में सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन। और हाँ, ये सिर्फ तो आपको मेजर पेपर में दिखा रहा हूं, बाकी जितने सारे आपने पेपर लिया है, चाहे सोशल अवेयरनेस हो, चाहे मेरे दोस्तों सेक पेपर हो, बीएससी पेपर हो, या अपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो दोस्तों, सारे सब्जेक्ट का जो क्लासेस है वो आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे लाडला आपके यहां पे हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्सेस अवेलेबल है, जहां पे आपका सातों सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन एवरीडे लाइव क्लासेस में अलग अलग टीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से, और कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए बिल्कुल दोस्तों आप लोग हमारे एप्लीकेशन से जुड़े रहें। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हां, ये तो मैं आपको पार्ट 1 दिखा रहा हूं। इस तरह से मेजर पेपर का टोटल 4 पार्ट आने वाला है, और एक पार्ट आपको यूट्यूब में मिलने वाला है टेलर के रूप में। बाकी जो सारे पार्ट है ये आपको दिया जाएगा एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सर हम सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी करना चाहते हैं बचे हुए समय में, तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स को ज्वाइन कर ले। और हां, कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगी, इस नंबर पे दोस्तों आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा इस नंबर पे दोस्तों आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। मैं जिस प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, ये प्रश्न पिछले कई सालों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और हां, ये क्वेश्चन को मैं इतना मजेदार तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं कि मेरे दोस्तों आप लोगों को देखने के बाद बड़े इंटरेस्ट आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये कोई भी टॉपिक आप लोग अगर कहानी के हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो वो टॉपिक को रट्टा भी नहीं लगाना होगा, और आपके दिमाग में घुस जाएंगे, और आप ऑटोमेटिकली आप एग्जाम हॉल में लिख सकेंगे। तो दोस्तों प्रश्न क्या है सर? प्रश्न ये है कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां की विवेचना करें। यानी हमारे जो चंद्रगुप्त प्रथम है, आपको सबसे पहले जानना होगा कि आखिरकार चंद्रगुप्त प्रथम कौन है। तो आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सोचता हूं और समझता हूं कि बेटर ये होगा कि मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या कर सकूं भाई, कि मैं सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एक शॉर्ट वे में सबसे पहले मैं समझा सकूं, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं टॉपिक पे लेकर चलूंगा। सबसे पहले शॉर्ट में दोस्तों आप लोग समझिए कि आखिरकार चंद्रगुप्त प्रथम क्या है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम कौन है। इसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि आखिर चंद्रगुप्त प्रथम कौन है, एकदम आसान भाषा में और दोस्तों साधारण भाषा में हम लोग समझते हैं। देखिए, गुप्त वंश के हमारा शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। कहां है भाई? तो बताएंगे सर गुप्त वंश के शासक है मेरे भाई कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। आइए दोस्तों सबसे पहले इसका हम लोग कालखंड के बारे में जानते हैं। एक्चुअली हमारा गुप्त वंश, जिसे हम लोग स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं, इसमें दोस्तों लगभग हमारा 14 शासकों ने शासन किया। कितना मेरे भाई? 14, याद रखिएगा 14 शासकों ने शासन किया। और मेरे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो बताएंगे सर गुप्त वंश के संस्थापक होगा हमारा कौन? तो श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन होगा दोस्तों? तो बताएंगे सर श्रीगुप्त। श्रीगुप्त दोस्तों 240 से लेकर 280 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों घटोत्कच। कौन आता है भाई? घटोत्कच। घटोत्कच क्या कहता है भाई? 280 से लेकर 319 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा लाडला। हमारा लाडला का नाम क्या है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर चंद्रगुप्त प्रथम। और माना कि दोस्तों हमारा गुप्त वंश के संस्थापक कौन है भाई? तो माना कि मेरे भाई गुप्त वंश के संस्थापक अगर कोई है तो हमारा श्रीगुप्त है। बट मेरे दोस्तों एक वास्तविक संस्थापक है ना, एक वास्तविक संस्थापक अगर कोई है तो मेरे दोस्तों वो है हमारा कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और जिसे हम लोग वास्तविक संस्थापक मानते हैं कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है भाई? तो बोलेंगे सर हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, जैसे मेरे दोस्तों कोशिका को देखा था पहले किसी और ने, और दोस्तों हमारा खोज किया था सबसे पहले किसी और ने। यस या नो भाई? आपको पता होगा दोस्तों कोशिका खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना भाई? रॉबर्ट हुक ने जो किया था दोस्तों वो आपका डेड कोशिका था। फिर मेरे दोस्तों इसका जो कोशिका की जो खोज किया था उन्होंने जीवित कोशिका खोज किए थे भाई, किसने? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक। और दोस्तों इस प्रकार कोशिका का जो श्रेय दिया जाता है किसे दिया जाता है भाई? मृत्यु कोशिका का, तो रॉबर्ट हुक को। इसी प्रकार का
अगर हम बात करें तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक हमारा चंद्रगुप्त प्रथम है, और आपको यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद हमारे समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी दोस्तों मैं एक अलग सा टॉपिक में लेकर आऊंगा। इसके बाद आपको पढ़ना होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी दोस्तों यहाँ पे यहां से आपका 3 प्रश्न बनती है 45 मार्क्स का। ठीक है, चलिए पहला हमारा आता है दोस्तों कि हमारा चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ना है सर। तो चंद्रगुप्त प्रथम को ओवरव्यू दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जैसे दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर के 335 वर्षों तक दोस्तों उन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम याद रखिएगा वास्तविक है भाई क्या, हमारा गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक। ठीक है भाई, तो इस प्रकार 14 वंशों ने शासन किया था। मैं ज्यादा आपको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस आप लोग 3 मेन मेजर कैरेक्टर याद रखिएगा। चंद्रगुप्त के बारे में अभी हम लोग को डिस्कस करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समुद्रगुप्त, फिर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो वास्तविक संस्थापक थे। क्या बोलेंगे भाई, चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो हमारे क्या भाई, तो बोलेंगे सर वास्तविक संस्थापक है ना। आइए समझते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे शासक है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया सर कि ये चंद्रगुप्त प्रथम क्या है भाई, तो बोलेंगे सर गुप्त वंश के तीसरे शासक है और गुप्त वंश के वास्तविक शासक भी है। वास्तविक संस्थापक भी दोस्तों हम लोग किसको मानते हैं, तो बताएंगे सर हमारा चंद्रगुप्त प्रथम को। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे शासक थे, लेकिन इन्हें ही साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन इन्हें ही दोस्तों क्या किया जाता है भाई, कि हमारा इनके ही दोस्तों हम लोग क्या मानते हैं, वास्तविक संस्थापक मानते हैं गुप्त वंश का। इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है भाई। सोने का अक्षर, स्वर्ण मतलब क्या, सोना, सोने के बड़े बड़े अक्षरों में हमारा चंद्रगुप्त प्रथम का नाम दर्ज किया गया है। क्योंकि दोस्तों गुप्त वंश क्या भाई, सोने का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अब स्वर्ण काल के नाम से जो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, वो होता है हमारे क्या, सोना। तो इसका नाम दोस्तों बड़े बड़े अक्षरों में सोने के माध्यम से लिखा गया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही गुप्त वंश के एक छोटे से राज्य से एक विशाल साम्राज्य को परिवर्तन किया। क्योंकि दोस्तों इन्होंने गुप्त वंश एक छोटा साम्राज्य था, और दोस्तों वो अपने शासन काल के दौरान में वो बहुत बड़े साम्राज्य का स्थापना किया। ठीक है, वो क्या किया भाई, एक बहुत बड़े शासन का स्थापना किया। ठीक है, आगे देखिए, आप क्या होता है, वे महाराजा घटोच के पुत्र और श्रीगुप्त के पोते थे। आप क्या था भाई, तो बताएंगे सर ये घटोच के पुत्र थे भाई। क्या था भाई, तो बोलेंगे सर ये घटोच के पुत्र थे। गौर से सुनिएगा भाई, ये सब पहले परंपरा में ऐसा ही चलता था। कैसा भाई, कि श्रीगुप्त का बेटा का नाम था घटोच, घटोच का बेटा का नाम था क्या, तो बताएंगे सर हमारा चंद्रगुप्त। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं चंद्रगुप्त के दादाजी का नाम था श्रीगुप्त, और चंद्रगुप्त प्रथम का बाप का नाम था क्या, घटोच। क्या नाम था भाई, तो बोलेंगे सर घटोच। ठीक है, याद रखिएगा। तो वे महाराजा घटोच के पुत्र और श्रीगुप्त के पोते थे। उन्होंने शासन काल से ही उन्हीं गुप्त वंश की शक्ति का चरम उत्कर्षण पर शुरू हुआ। अब जैसे ही दोस्तों वो अपने दादाजी के मरने के बाद, अपने बाप घटोच के मरने के बाद, वो अपने साम्राज्य को क्या किया भाई, विस्तार किए। उन्होंने क्या किया मेरे भाई, तो वो अपने साम्राज्य को क्या कर दिए भाई, पूरी तरह से विस्तार कर दिए। बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में वो उभर कर सामने लाया। ये था दोस्तों उनका थोड़ा सा जीवन परिचय। हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, अभी ओवरव्यू दे रहा। ठीक है, जीवन परिचय की अगर हम बात करते हैं, है ना, लाइफ इंट्रोडक्शन, तो शासन काल की बात करें, उनका शासन काल 319 से लेकर के 335 वर्ष तक माना जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर, उनका जो शासन काल है 319 ईसा पूर्व से लेकर के 335 ईसा पूर्व तक माना जाता है भाई। ठीक है, 319 से लेकर के 335 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद उपाधि, महाराजा धीराजा, उनको एक उपाधि दिया गया था। उस उपाधि का नाम था क्या भाई, महाराजा धीराजा। ठीक है, उन्हें पूर्वजों यानी महाराज की उपाधि धारण करते थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए, अपने पावरफुल दिखाने के लिए राजाओं के राजा की भाई उपाधि धारण की, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। अरे भाई, मेरे दादाजी ने जो नहीं कर पाया, मेरे बाप ने जो नहीं कर पाया, वो मैं करके दिखाया, और मैं राजा का भी राजा हूं, ऐसा मानने लगा कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। जो हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, जो हमारा गुप्त वंश के रियल संस्थापक माने जाते हैं। वंश और पूर्वज, वे गुप्त वंश के तीसरे शासक थे, और उन्होंने ही इस वंश को साम्राज्य का गौरव प्रदान किया। और दोस्तों वो गुप्त वंश का तीसरा शासक थे, जिन्होंने दोस्तों अपने दादाजी और अपने पापा का दिया हुआ साम्राज्य को बड़ा किया। क्या बोलेंगे सर, बड़ा किया। ठीक है, समझ गए मेरे भाई। आगे देखिए, उत्तराधिकारी की हम बात करें, उत्तराधिकारी का मतलब होता है नॉमिनी। जैसे दोस्तों हम लोग बैंक अकाउंट में एक
समझ गए भाई मैंने क्या कहा? तो मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तराधिकारी, इन उत्तराधिकारी क्या है कि उनका उत्तराधिकारी का मतलब नॉमिनी होता है। जैसे हम लोग बैंक अकाउंट में जाते हैं दोस्तों पैसा फिक्स कराने के लिए या बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं, तो वो हमसे नॉमिनी मांगता है। नहीं बोलते कि कल दिन जाकर के अगर आपका कोई दुर्घटना हो जाए तो आपका उत्तराधिकारी कौन होंगे, आपका पैसा का हकदार कौन होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्तराधिकारी। ठीक है, तो उत्तराधिकारी के उनका पुत्र समुद्रगुप्त उनका उत्तराधिकारी बना। अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया सर, कि इसका बाप का नाम तो दोस्तों श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा का नाम था समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना बेटा समुद्रगुप्त को कहता है क्या कि मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। यानी अगर मैं जिस दिन मर जाऊं यहां से, मैं जिस दिन उस धरती से चला जाऊं, याद रखना मेरा बेटा मेरा साम्राज्य का मालिक कहलाएगा। इस प्रकार उन्होंने दोस्तों उसका नॉमिनी रखा। क्या बोलेंगे सर? इस प्रकार उन्होंने उत्तराधिकारी बना के रखा किसको? समुद्रगुप्त को, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है कि आखिर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। बहुत लंबी स्टोरी है भाई, ठीक है, समझिए चीजों को, आप ध्यान से देखेंगे भाई। अब आगे देखिए मेरे भाई, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह। अब क्या होता है, चंद्रगुप्त प्रथम को प्यार होता है सर, जैसे भी आप लोगों को भी हुआ है, सच बताना हुआ है या नहीं, ईमानदारी से कहना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। एक बात बताइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए दोस्तों कि मैं झारखंड में हूं और बिहार के जो मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं होगा, मान के चलिए बिहार के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों जो पूरे साम्राज्य का मालिक है, मतलब बिहार का पूरा मालिक है या नहीं। तो मेरे दोस्तों अब क्या होता है कि मेरा लव हो जाता है किसके साथ? हमारा बिहार के सीएम के साथ, ठीक है। और बिहार का सीएम कहता है, बिहार का सीएम और मेरे बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई हो रहा है। अब उसका बेटी को ही मैंने क्या कर लिया, फंसा लिया, उसका बेटी को ही क्या कर लिया, फंसा लिया और विवाह कर लिए। अब उसका पापा कमजोर हो गया, यस या नो। अब उनके पापा और मेरे बीच में जो युद्ध होने वाला था वो युद्ध शांत हो गया और उसके पापा खुद कहेंगे, दामाद जी ये आधा बिहार तो आपका है, क्यों टेंशन ले रहे हो। इस तरह से दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम बहुत कूटनीति वाला इंसान था। उन्होंने क्या कर दिया भाई, लिच्छवी राजकुमार से विवाह कर लिया। लिच्छवी राजकुमार से क्या कर लिया मेरे भाई? तो बोलेंगे सर विवाह स्थापित कर लिया। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया, कुमार देवी से विवाह कर किया, जिससे गुप्त को न केवल राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली बल्कि लिच्छवियों का समृद्ध साम्राज्य वैशाली और नेपाली क्षेत्र में भी गुप्त साम्राज्य में मिला। और बोलता है पता है कि सिर्फ और सिर्फ लिच्छवी साम्राज्य को ही उन्होंने हासिल नहीं किया, बल्कि गुजराती जो साम्राज्य था, बल्कि नेपाली जो क्षेत्र थे, जो वैशाली था, उनको भी दोस्तों उनको साम्राज्य के रूप में मिल गया। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, उसी को बेटी से शादी कर लो, ठीक है। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार इस विवाह से गुप्तों को एक नया जीवन और शक्ति मिली। अब हमारे एक इतिहासकार आते हैं हेमचंद्र नामक, वो कहते हैं कि इससे गुप्त वंश के शासकों को एक नया जिंदगी मिला, क्योंकि दोस्तों गुप्त वंश के जिसके साथ लड़ाई हो रहा था उन्होंने ही वो चीजों को हासिल कर लिया, तो लड़ाई किस काम का होगा बताइए मेरे भाई। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं मेरे भाई, ठीक है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं आप लोगों को इतना कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। अब मैं डायरेक्टली टॉपिक पे लौटना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको ओवरव्यू दिया, इसके पीछे और भी स्टोरी है दोस्तों कि राज विस्तार कैसे किया है उन्होंने, ठीक है। पाटलिपुत्र की राजधानी उन्होंने बनाया, फिर वैशाली को कैसे उन्होंने राजधानी बनाया, राजधानी पाटलिपुत्र कैसे बनाया, ये सारे ये ओवरव्यू है, ठीक है। रियल क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको रियल क्वेश्चन अब आप लोगों को दिखाता हूँ। रियल क्वेश्चन का मतलब दोस्तों अब आप लोगों को क्लासेस में बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आता है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ गया। ईमानदारी से कहना कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो मैं अभी आप लोगों को ओवरव्यू दिया, क्या आप लोगों को समझ में आ गया भाई? उम्मीद करें। चलिए सर अब मैं आपको लेकर जाता हूं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का क्वेश्चन पे। क्या बोलेंगे सर? क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं दोस्तों, फटाफट आप लोग देखते रहेंगे, मजा आएगा। कहा जाता है दोस्तों क्या कि परिचय, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक थे, जिन्होंने लगभग 320 ईस्वी से गुप्त साम्राज्य की समीप स्थापना की और भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की नींव रखी। एक्चुअली 319 ईस्वी में दोस्तों उन्होंने क्या किया, साम्राज्य का स्थापना किया। गुप्त वंश के रियल संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों इस प्रकार उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना किया, ठीक है। आगे देखिए, उनके शासन काल के दौरान साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ। अब गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो एरो गैरो शासक नहीं था भाई। हाँ, आपने दादाजी की तरह अपने बाप की तरह नहीं था भाई, वो श्रीगुप्त और घटोत्कच की तरह नहीं था। ये एक
कूटनीति वाला शासक था। ये एक बहुत समझदार वाले थे, एक चिंतनशील व्यक्ति थे, कोई भी काम करते तो सोच समझ कर करते थे। साथ ही साथ हमारा चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ना भाई, वो अपने साम्राज्य में अगर मेरे दोस्तों प्रचार किया है, अपने दबदबा बना के रखा है, तो वो ये था कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को दोस्तों जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। अपने साम्राज्य में उन्होंने क्या किए थे भाई, तो मिला लिए थे। समझिए चीजों को, अब क्लास स्टार्ट हो रही है। तो चंद्रगुप्त प्रथम तो उनके शासन काल के दौरान साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ। इसके अलावा उनके शासन काल में कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति हुई। और कहता है कि मैं सिर्फ अपने साम्राज्य को बड़ा नहीं किया हूं, हमारा चंद्रगुप्त प्रथम कहता है कि मैं सिर्फ अपने शासन काल के दौरान में मैं सिर्फ साम्राज्य को विस्तार नहीं किया हूं, बल्कि मैं अपने शासन काल के दौरान में मैं साहित्य, मैं कला, संस्कृति, विज्ञान और तकनीकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी प्रगति की। बता, सिर्फ मैं अपने साम्राज्य को बड़ा नहीं किया, बल्कि मैं कला, आर्टिस्ट, संस्कृति, कल्चरल, साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, साइंस और तकनीकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी प्रगति हुई, जिसके कारण इनके कारण है भाई, है ना, जिसके कारण इनके शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। भाई क्या बोलेंगे, जिसके कारण उनके शासन काल का भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। कौन सा युग माना जाता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर स्वर्ण युग के काल के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के देन है दोस्तों, जो आज हम लोग पढ़ते हैं ना भाई कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से किसे जाना जाता है, गुप्त वंश, इन्हीं का देन है। किसका, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए सर अब आते चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां। आखिर चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल किया भाई, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन कौन सी प्रथम की उपलब्धियां हासिल किया। पहला की अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक था। बिल्कुल सर, चंद्रगुप्त प्रथम क्या था भाई, गुप्त वंश के संस्थापक थे। क्या बोलेंगे सर, चंद्रगुप्त प्रथम क्या था भाई, तो बोलेंगे सर गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आगे देखिए, और उनके भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। पता है मेरे दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम कितने बड़े शासक थे, आप खुद अंदाजा लगाइए कि इनका नाम जो है ना भाई, गुप्त साम्राज्य में बड़े बड़े अक्षरों में ना सोने से लिखा गया था, सोना सा, सोना सा, समझ रहे ना। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने मगध पर अधिकार करके अपने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। अब क्या हुआ मेरे भाई कि उन्होंने क्या कर दिया भाई, उन्होंने अपने बलबूते अधिकार कर लिया दोस्तों मगध साम्राज्य पर। आप सभी को पता है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमारा मगध महाजनपद था, और मगध महाजनपद को ही दोस्तों उन्होंने कब्जा कर लिया। किसने किसने, अरे चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब जैसे ही कब्जा किया, पाटलिपुत्र को उन्होंने मगध साम्राज्य का क्या बना दिया भाई, तो मगध का राजधानी बना दिया। ठीक है, क्या कर दिया भाई, राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन काल में कई उपलब्धियां हासिल की, जो इस प्रकार है भाई। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने बहुत सारे उपलब्धियां हासिल की, कहां कहां से जीत हासिल किया, ये सारे चीजों को दोस्तों हम लोगों को एक एक पॉइंट विस्तार पूर्वक क्या करना है भाई, पढ़ना है। जिसमें से पहला दोस्तों गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। आज जो बार बार हम लोग, अभी मैं डिस्कस करवाया आप लोगों को कि आज बार बार जो हम लोग पढ़ते हैं सर, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। आखिर किसका देन है ये, चंद्रगुप्त प्रथम का देन है। किसका है भाई, तो बोलेंगे सर चंद्रगुप्त प्रथम का देन है भाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों प्रथम। अगर हम पहला की अगर बात करें, पहला उपलब्धियां क्या था भाई, चंद्रगुप्त प्रथम का पहला उपलब्धियां था गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। पहला उपलब्धियां अगर था दोस्तों तो बताएंगे सर गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। क्या बोल रहा है सर, गौर करेंगे, क्या कहता है मेरा भाई, गौर फरमाइएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान भारत में कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। इस दौरान मेरे दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल के दौरान, चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल के दौरान कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई, जिस प्रगति के कारण चंद्रगुप्त प्रथम को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल का देन माना जाता है। ठीक, चलिए सर, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह ले भाई, विवाहम मतलब विवाह। ठीक है भाई, क्या कर लेते भाई, लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लेते भाई। क्या बोलेंगे सर, विवाह कर लेते। आइए दोस्तों कैसे विवाह करते हैं, हमें तो पता नहीं है, आप लोग कोई विवाह कर लिए भाई क्या,
आप लोग कोई विवाह कर लिए, कर लीजिए भाई, है ना। चलिए, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी, देखिए दोस्तों क्या क्या लिख दिया, कुमार देवी से विवाह किया था। इस विवाह ने गुप्त साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। आप क्या 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 कर दिया भाई कि जिसके साथ मेरी नफरत है उसी से हम प्यार करने लगे, वो ऑटोमेटिकली दोस्तों हमारा साम्राज्य को दे देंगे। हमारा चंद्रगुप्त प्रथम ने यही बुद्धि लगाया कि नहीं भाई, चलो लिच्छवी राजकुमारी का एक बेटी है कुमार देवी, उसी से विवाह कर लेते, उसी को जरा फंसा लेते। और फंसा लिए, और फंसाने के बाद दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने उससे शादी किया और साम्राज्य उसके कदमों निछावर कर दिए। ठीक है, आगे देखिए, यह विवाह राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण विवाह था। यह बताया जाता है कि हमारा जो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो लिच्छवी राजकुमारी यानी कुमार देवी से विवाह किया था, यह राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। क्या बोलेंगे सर? बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि चंद्रगुप्त को वैशाली का क्षेत्र दहेज में प्राप्त हुआ था। आप क्या कर दिया मेरे भाई कि कुमार देवी के पिता ने कहा ठीक है बेटी, अगर आप शादी करना ही चाहते हो चंद्रगुप्त प्रथम से तो जाओ शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना दहेज के रूप में मैं मगध को स्वागत करता हूं। आपके दामाद यानी हमारा दामाद को यानी आपके हस्बैंड को मैं क्या करता हूं, वैशाली का क्षेत्र को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। वैशाली लिच्छवी का एक शक्तिशाली गणराज था। लिच्छवियों का, जैसे हमारा गुप्त वंश है ना, ऐसे लिच्छवियों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। अब उसी साम्राज्य को दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को हवाला कर दिया। जा चंद्रगुप्त प्रथम, आप मेरे बेटी को शादी किए, आप को दहेज के रूप में यही मैं दे पाऊंगा, जाइए लिच्छवी साम्राज्य आपका है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो प्राचीन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पास स्थित था, वह क्षेत्र मिलने के कारण चंद्रगुप्त प्रथम का विस्तार पहले की तुलना में बहुत अधिक हुआ। अब क्या हुआ भाई, जैसे उनको यह क्षेत्र मिला चंद्रगुप्त प्रथम को, मेरे दोस्तों वो पहले की तुलना में जो हमारा विस्तार करके रखा था, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो विस्तार करके रखा था वो और भी बड़ा हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? तो बोलेंगे सर और भी बड़ा हो गया। कौन बड़ा हो गया? अरे कौन बड़ा हो गया? चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों अपने साम्राज्य को अगर इतना बड़का करके रखा था, और लिच्छवियों को दोस्तों जो हमारा लिच्छवी साम्राज्य थे उनको दोस्तों उनके ससुर ने अगर सौंप दिया तो इनका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया। इनका साम्राज्य क्या हो गया मेरे भाई? तो बोलेंगे सर इतना बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते दोस्तों। आगे था हमारा प्रशासनिक सुधार। क्या था भाई आगे? हमारा प्रशासनिक सुधार। गौर से देखेंगे भाई आगे क्या था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा प्रशासनिक सुधार। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। बोलेंगे प्रशासनिक सुधार क्या था सर? चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रशासनिक सुधार के तहत प्रांत नियुक्ति किए। अब क्या क्या अलग अलग प्रांत में उन्होंने प्रशासन को लगा दिए। उन्होंने क्या किया भाई कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्यों पे, अलग अलग शहरों पे प्रशासन लगा दिए। जैसे हम लोग पुलिस वाले बोलते हैं, है ना। कोई भी राज्य शक्तिशाली तभी हो सकता है जब वहां के प्रशासन मजबूत हो, है ना भाई। कोई भी देश तभी मजबूत हो सकता है जब देश के जवान का मतलब जो बॉर्डर पर खड़े हैं। नहीं तो जवान अगर स्ट्रांग नहीं होगा, आतंकवादी घुसेंगे देश में, है ना, विदेशी वाले घुस जाएंगे हमारे देश में आकर के कुछ भी करके चले जाएंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रशासनिक सुधारों के तहत प्रांत नियुक्त किए और केंद्रीय प्रशासन को मजबूत किया, और अपने केंद्रीय प्रशासन को दोस्तों मजबूत किए। ठीक है, उन्होंने न्यायिक प्रणाली को संगठित किया और एक मजबूत किया। और दोस्तों उन्होंने न्यायिक प्रशासन को मजबूत किया। न्यायिक प्रशासन का मतलब क्या था कि उनके दरबार में कोई दोस्तों बेइंसाफी वाला विचार नहीं होता था। यह अच्छा काम था उनका। उनके दरबार में कोई भी नाइंसाफी वाला, बेइंसाफी वाला विचार नहीं था। जो भी होता था न्यायिक पूर्ण होती थी, यानी गरीब है अमीर है उससे कोई लेना देना नहीं है, इंसाफ होती थी। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने न्यायिक प्रणाली को संगठित किया और एक मजबूत सेना बनाई। चंद्रगुप्त प्रथम की सेना में लगभग 60,000 सैनिक थे। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में 1-2 हजार 10,000 20,000 नहीं, 60,000 सैनिक था। आप एक ही बताइए मेरे दोस्तों, अगर एक व्यक्ति के साम्राज्य में 60,000 सैनिक होगा तो वो प्रशासन कितना स्ट्रांग होंगे आप खुद समझ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 60,000 सैनिक थे, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक और हाथी रथ सैनिक सभी शामिल था। मतलब पैदल सैनिक भी शामिल थे, घुड़सवार भी शामिल थे, हाथी सैनिक भी शामिल थे, और दोस्तों हमारा साथ ही साथ हमारा रथ सैनिक भी शामिल थे।
इन सुधारों के कारण गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य बना। और इस प्रकार दोस्तों हमारा इन सभी सुधारों के कारण कि हमारा 60,000 सैनिक होने के कारण, 1-2 हजार नहीं भाई, 60,000 सैनिक होने के कारण गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में हमारे चंद्रगुप्त प्रथम ने काफी भूमिका निभाई थी। बताएं मेरे दोस्तों, क्या पॉइंट नंबर 3 जो प्रशासनिक सुधार है, क्या आप लोगों को समझ में आ गया भाई? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर सच में हम लोगों को यहां तक समझ में आ गया है सर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हमारे क्या धार्मिक सहानुभूति, या आप बोल सकते हैं धार्मिक सहनशीलता। देखिए दोस्तों क्या बोलता है भाई धार्मिक सहनशीलता। चंद्रगुप्त प्रथम धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों का सम्मान किया। मतलब धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या होता है भाई? कि इसका मतलब होता है क्या कि हमारा जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो धर्म के विरोध करते थे। मतलब कोई भी धर्म को प्राथमिकता उन्होंने नहीं दिया। ऐसा नहीं कि मैं जिस धर्म से हूं वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब धर्म खराब है, ऐसा नहीं था भाई। चंद्रगुप्त प्रथम एक इतना प्रभावशाली व्यक्ति था, उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त प्रथम कहते कि मैं किसी भी धर्म को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी नहीं दिया। मैं सभी धर्मों को सम्मान नजर से देखा। मैं सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देता हूं। मैं यहां पर न्यायपूर्ण चलाता हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, गलत जो किया उसको सजा मिलेगी। यह हमारा धर्म में कहा गया। यह हमारा कौन बताता है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बताता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर चंद्रगुप्त प्रथम ये बताते हैं भाई। ठीक है, चलिए सर आगे देखिए। उन्होंने विभिन्न धर्मों का सम्मान किया और अपने शासन काल में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। अब क्या हुआ? उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता। आप एक बात बताए, पता है कोई भी देश को कमजोर करने के लिए एक ही मुद्दा काफी है। किसी भी देश की जनता को बहलाने के लिए एक ही मुद्दा काफी है। अपना कसम खा के कहता हूं, अगर कोई प्रधानमंत्री चाहते कि मैं बोलूंगा अभी रात हो रहा है तो मानना पड़ेगा रात हो रहा है, अभी दिन हो रहा है अभी दिन मानना पड़ेगा, अब सबको सुअर खाना होगा खाना पड़ेगा। ये कोई प्रधानमंत्री तभी कर सकता है जब वो जनता को क्या करे भाई? अपने अधीन कर ले। और जनता को अपना अधीन करने का बहुत सस्ता तरीका है, पता है क्या? जातिवाद में लड़ा दो। क्या भाई? आपस में लड़ा दो। जातिवाद में क्या करे भाई? लड़ा दो। हिंदू को मुस्लिम से, बौद्ध को सिख से, सिख को जैन से, इस तरह से लड़ा दो। वो ऑटोमेटिकली वो हमारे अधीन हो जाएंगे, है ना? कितना अफसोस होता है दोस्तों, हम अपने किस देश में निवासी करते हैं। हम किस देश के निवासी थे? 2014 से पहले हमारा हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। और आज हमारा मोदी कहता है हिंदू धर्म खतरे में है। आज हमारा अंधभक्त कहता है हिंदू धर्म खतरे में, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, विदेश मंत्री, सब कोई मंत्री क्या भाई हिंदू धर्म से रिलेटेड है। हमारा देश का जनता, हमारे देश के नागरिक कितने असमझ व्यक्ति है मेरे दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगाइए, है ना? 2014 से पहले हमारा हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, जबकि दोस्तों हमारे भारत में 83% हिंदू है और मात्र 17% मुस्लिम है। सोचो मेरे दोस्तों, तब भी हमारा देश क्या है भाई? खतरे में है। कैसे हमें आपस में लड़ा रहा मेरे दोस्तों, और हम और आप आपस में लड़ जाते हैं। अफसोस होती है ऐसे देश के निवासी है जिस देश को कभी लोग स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं, जिस देश को कभी कोई उंगली उठाकर नहीं देख सकते थे, और जिस देश को कभी कोई किसी संगठन में शामिल नहीं कर पाया, ना तो नाटो कर पाया, ना ही वार्सा पैक्ट। आज वो देश हमारे अमेरिका के सामने कदमों में निछावर करते हैं। ये ट्रंप अब जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। सोचो मेरे दोस्तों, एक प्रधानमंत्री जब सर झुकाते हैं, इसका मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री सर नहीं झुकाते हैं, बल्कि देश के सारे नागरिक उसके कदमों में हमारे सर को झुका देते हैं। अफसोस होती है मेरे भाई। खैर आइए, हमारा मुद्दा वो नहीं है मेरे भाई। हमारा मुद्दा ये है, बस यही कहूंगा कि आप लोग समझदार हैं, समझिए चीजों को, समझिए, आपस में मत लड़ाई कीजिए। जिंदगी में मरने के बाद ये नहीं पूछेगा कि आप किस धर्म से हैं, बल्कि पूछा जाएगा ये कि आपने 14 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 70 साल का आपको जिंदगी दिया हूं मैंने, आपने अपने जिंदगी के क्या लिए क्या किया, आपने क्या कर्म किए हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। खैर आइए, चंद हाँ ये बता दिया भाई, ठीक है। अब क्या हुआ मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे कि अपने शासन काल में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। उनके शासन काल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म,
जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। मतलब इसका सबसे बड़ी खास बात क्या था पता है, ये किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दिया, सभी धर्म को दोस्तों उन्होंने क्या दिया भाई, अपने अनुसार सबको सम्मान दिया। ठीक है, कोई धर्म वगैरह नहीं है भाई। अब आते दोस्तों पांचवा पॉइंट है ना, कला और सांस्कृतिक विकास। क्या बोलेंगे सर, कला और सांस्कृतिक विकास। कला मतलब आर्टिस्ट, संस्कृति मतलब कल्चरल। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में, देखो भाई क्या क्या लिख दिया भाई, शासन काल में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। बिल्कुल भाई, इस दौरान कई मंदिर और मूर्तियां बनाई गई। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हमारा चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में बहुत सारे मंदिर और बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है, जैसे कि उदयगिरी की गुफाएं, ये गुफाएं चंद्रगुप्त प्रथम का ही समय ही मानी जाती है भाई। उदयगिरी का गुफा अगर आप देखेंगे तो वो माना जाता है दोस्तों कि ये चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल के दौरान ही बनाया गया था। और इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अब जब जाएंगे उदयगिरी की गुफाएं तो उसके अंदर में आप लोग देखेंगे कि वहां पे हमारा देवी देवता का पूजा भी, हिंदू देवी देवता की मूर्तियां बनी है। इसके अलावा इस काल में संस्कृति और साहित्य का भी विकास हुआ। कैसे कैसे लिखता है भाई, संस्कृति और साहित्य का भी विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप, परिणाम सही कर दूंगा, नो टेंशन, ठीक है, परिणाम स्वरूप कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार उभरे। इस कारण से इस प्रकार गुप्त काल के दौरान कला और संस्कृति के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई, जिसके कारण ही गुप्त काल को भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्ण काल युग माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाती है। अब क्या होता है मेरे भाई, कि हमारे स्वर्ण काल में मतलब हमारे गुप्त काल में हमारे एक बहुत महान कवि का मेरे दोस्तों आवागमन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कालिदास, है ना। कालिदास जैसे कवि आते हैं दोस्तों और हमारे बहुत सारे नाटक, बहुत सारी कविताएं लिखती है हमारे यहाँ पे दोस्तों, बताएंगे दोस्तों हमारे गुप्त वंश में। और इस प्रकार दोस्तों हमारा जो गुप्त काल के जो दौरान कला और संस्कृति का भी अत्यधिक क्या हुआ, विकास हुई। बताएं मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? ईमानदारी से कहेंगे, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया भाई? सच बोलिएगा मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए सर अब आते दोस्तों अगला पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं। सर पॉइंट को समझिए, है ना, जब आप इस चीज को कहानी के रूप में लेंगे ना भाई, तो सच बताता हूँ आपको ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या आ जाएगा भाई, समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों आगे देखिए स्वर्ण सिक्का का प्रचलन। अब दोस्तों स्वर्ण सिक्का का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने कैसे किया था, ध्यान से देखेंगे। बताएंगे सर स्वर्ण सिक्के का प्रचलन, क्या बोलेंगे सर, स्वर्ण सिक्के का प्रचलन। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण सिक्का का प्रचलन किया था। क्या बोलेंगे सर, चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण सिक्का का प्रचलन किए थे। ठीक है, आगे देखिए, इन सिक्कों पर उसकी चित्र अंकित थी। मतलब स्वर्ण सिक्का जो था, ये जो हमारा स्वर्ण सिक्का था, इस स्वर्ण सिक्के में जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे उसका छवि लगा हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे भाई, चंद्रगुप्त प्रथम के जो स्वर्ण सिक्का था, चंद्रगुप्त प्रथम का छवि लगा हुआ था। क्या बोलेंगे सर, मुझे तो चित्र भी बनाने नहीं आता भाई, छवि लगा हुआ था। इन सिक्कों पर उसके चित्र अंकित थी, जैसे कि कुमार देवी से विवाह के बाद, क्या क्या लिख दिया भाई, विवाह के बाद प्रथम ने कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी की चित्र अंकित था। अब शादी जैसे कर लिए भाई, चंद्रगुप्त प्रथम ने जैसे ही शादी किया कुमार देवी के साथ शादी करने के बाद स्वर्ण सिक्का जो चलता था, स्वर्ण सिक्का जो चलते थे, उस सिक्के में दोस्तों अपने आप मतलब चंद्रगुप्त प्रथम और उनके बगल में उसके महबूबा, दिल का रुबा, जान में दिल की टुकड़ा, है ना, गुपचुप बाली बगल में बैठी थी, और इस तरह से फोटो खींचा है। और वही फोटो दोस्तों, जैसे हमारे फोटो में महात्मा गांधी का चित्र होता है, उसी फोटो में दोस्तों उनका क्या था भाई, तो बताएंगे सर, उसी फोटो में उनका स्वर्ण सिक्के में उन दोनों का फोटो अंकित था भाई। क्या बोलेंगे सर, दोनों सिक्के पे दोनों का फोटो अंकित थे। ठीक है, आगे देखिए, स्वर्ण सिक्कों ने गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया, और स्वर्ण सिक्के ने मेरे दोस्तों क्या किए, गुप्त साम्राज्य को मजबूत बनाया। बोलिएगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों गुप्त साम्राज्य में व्यापार होती थी, और व्यापार करेंगे तो माल चाहिए, माल मतलब पैसा चाहिए, है ना। तो पैसा दोस्तों स्वर्ण सिक्का हमारा जारी कर दिया किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिस पैसे के माध्यम से हम अपने देश के साथ साथ हम विदेशों में भी दोस्तों अपना साम्राज्य के साथ हम व्यापार कर सकते थे, जिससे दोस्तों हमारे साम्राज्य का सामान विदेशों में और विदेशों का सामान हमारे देश में इसी स्वर्ण सिक्के के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे भाई, तो दोस्तों अपने सामान का व्यापार क्या करते थे। सच बताइए मेरे दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को, ईमानदारी से बताना मेरे भाई। ठीक है, गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया दोस्तों कम समय में सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन। और हाँ, ये सिर्फ तो आपको मेजर पेपर में दिखा रहा हूं, बाकी जितने सारे आपने पेपर लिया है
चाहे सोशल अवेयरनेस हो, चाहे मेरे दोस्तों सेक पेपर हो, बीएससी पेपर हो, या अपने कोई भी सब्जेक्ट लिए हो दोस्तों, सारे सब्जेक्ट का जो क्लासेस है वो आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे लाडला आपके यहां पे हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्सेस अवेलेबल है, जहां पे आपका सातों सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन एवरीडे लाइव क्लासेस में अलग अलग टीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से, और कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए बिल्कुल दोस्तों आप लोग हमारे एप्लीकेशन से जुड़े रहें। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हां, ये तो मैं आपको पार्ट 1 दिखा रहा हूं। इस तरह से मेजर पेपर का टोटल 4 पार्ट आने वाला है, और एक पार्ट आपको यूट्यूब में मिलने वाला है टेलर के रूप में। बाकी जो सारे पार्ट है ये आपको दिया जाएगा एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सर हम सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी करना चाहते हैं बचे हुए समय में, तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स को ज्वाइन कर ले। और हां, कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगी, इस नंबर पे दोस्तों आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा इस नंबर पे दोस्तों आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को ओवरव्यू देना चाहता हूं, और इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों इसका पूरा जीवन परिचय। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसका मेरे दोस्तों क्या, तो एक ओवरव्यू, जिस ओवरव्यू को देखने के बाद आपको खुद ब खुद ये अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार ये क्या कहना चाहता है भाई। ठीक है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे दोस्तों हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कल की क्लास में कहा था कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बताए थे यानी आप कहेंगे सर बिल्कुल सर आपने बताए थे, वही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय है इसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू की ओर मूव करते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें जीवन परिचय की, अगर बात करें दोस्तों कि हमारा गुप्त वंश का गौरवशाली शासक थे भाई, कौन, हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय एक गौरव शाली दोस्तों और एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर सामने आया था हमारा कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए दोस्तों इसके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पे लौट कर आएंगे। ठीक है सर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों क्या बताया गया भाई। ठीक है, चलिए सर आप ध्यान से देखेंगे। एक बात मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आया कौन भाई, चंद्रगुप्त प्रथम, यह तीसरा शासक था। ठीक है, ये गुप्त वंश का तीसरा शासक था सर, कौन सा, तीसरा शासक था। इससे पहले कौन था मेरे भाई, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का बेटा का नाम था क्या, आप लोग बताएंगे सर। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों दूसरा नंबर में कोई था, गौर से सुनेगा भाई, दूसरा नंबर में कोई था। तीसरा नंबर में हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, ये हमारा गुप्त वंश का तीसरा शासक है सर। चौथा शासक कौन होगा, समुद्रगुप्त, क्या बोलेंगे सर, समुद्रगुप्त होगा दोस्तों, ये हमारा चौथा शासक था। बट मेरे दोस्तों चौथा शासक के बाद आता हमारा कौन, तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या बोलेंगे सर, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये हमारा पांचवा शासक है भाई। तो अभी हम लोग फिलहाल दोस्तों जो डिस्कस कर रहे हैं ना भाई, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या, समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समझ गए आई होप मेरे भाई। तो आइए बात करते भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के महान शासक थे। एकदम साधारण भाषा में एक एक पॉइंट को दोस्तों समझने के प्रयास कीजिए। चंद्रगुप्त कौन था भाई, तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के महान शासक थे भाई, क्या बोलेंगे सर, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का महान शासक थे। ठीक है, वे समुद्रगुप्त के पुत्र थे। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे कौन, हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आइए उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और इस प्रकार दोस्तों उन्होंने ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे मेरे भाई, क्या बोलेंगे सर, इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिला है। ठीक है, चलिए सर थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते फिर टॉपिक पे लौट कर आएंगे। अगर इनके शासन काल की अगर हम बात करें, किसका भाई, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम लोग शासन काल की अगर बात कर लेते तो इसका पीरियड था मेरे भाई क्या, लगभग मेरे दोस्तों 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक। ठीक है भाई, समझिए चीजों को।
इस प्रकार अगर हम बात करें तो लगभग दोस्तों उन्होंने 40 वर्षों तक शासन किया गुप्त वंश में। गुप्त वंश में लगभग दोस्तों उन्होंने 40 वर्षों तक शासन किए, 1-2 वर्ष नहीं भाई, 10-20 नहीं भाई, बल्कि 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। कहां पे? गुप्त वंश में। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। उनका शासन काल स्थिरता और शक्ति का प्रतीक था। मतलब ये जब तक था मेरे दोस्तों, हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय जब तक था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, उनका एक अलग ही दबदबा थी, उनका साम्राज्य में एक अलग ही शक्ति था मेरे दोस्तों। ठीक है, आइए, उन्होंने लंबे समय तक शासन किया और अपने राज्य को मजबूत तथा समृद्ध बनाया। और दोस्तों उन्होंने लंबे समय तक क्या किए? शासन किए। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग मेरे भाई 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, 1-2 वर्ष नहीं भाई, लगभग उन्होंने दोस्तों 40 वर्षों तक शासन किए और इस प्रकार वो अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। ठीक है, चलिए, ये टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा 375 से 415 ईस्वी तक। अगला देखते हैं दोस्तों, अगर मुख्य विजय की बात करें तो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन सा विजय प्राप्त किए, तो आइए बात करते हैं। पहला, शक शासकों को हराया। अभी डिस्कस करेंगे कि आखिर शक शासक क्या है, मैं ये तो अभी आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक ना। तो शक शासक को हराया, गुजरात और मलवा पर अधिकार जमा लिया। अब दोस्तों हमारे जो गुजरात के तट है, गुजरात और मलवा पे दोस्तों उन्होंने क्या कर लिया? अपना अधिकार जमा लिया। समझिए चीजों को, गुजरात और मलवा पर उन्होंने अधिकार जमा लिए। तीसरा याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। क्या बोलेंगे सर? तीसरा, गुप्त साम्राज्य का क्या किया मेरे भाई? तो बोलेंगे सर उन्होंने विस्तार किया। मतलब गुप्त साम्राज्य उनका दादाजी ने तो किया था ही किया था, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने तो क्या ही किया है, बल्कि मेरे दोस्तों उन्होंने भी किया है। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का दादाजी का नाम था क्या भाई? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने जितना बड़ा साम्राज्य को बढ़ाया, किया, विस्तार किया। अब हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय आया, उसका पोता, और कहता है क्या कि मैं भी अपने साम्राज्य को बड़ा करूंगा, मैं भी अपने साम्राज्य को बड़ा करूंगा। और अपने साम्राज्य को बड़ा करने में वो दोस्तों क्या किए भाई? लगे रहे। इस प्रकार अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शक शासकों को पराजित करके उसने साम्राज्य की शक्ति को बढ़ावा और शासकों को दोस्तों हरा दिया। शक शासकों को उन्होंने पूरी तरह से परास्त कर दिए और परास्त करने के बाद मेरे दोस्तों उन्होंने आपका गुप्त वंश को और बढ़ावा दिया और विस्तार किया भाई। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बात करते जल्दी जल्दी। सांस्कृतिक योगदान, उसके शासनकाल में संस्कृति का क्या योगदान रहा? तो पहला, कला और साहित्य, है ना, लिटरेचर एंड आर्टिस्ट। तो कला और साहित्य को भरपूर संरक्षण दिया। अगर नवरत्न की बात करें तो उनके दरबार में नौ रत्न था। नौ रत्न मतलब 9 महान विद्वान थे। ठीक है, इसके बाद कालिदास जैसे महान कवि इसके शासनकाल में भी रहा। महान कवि कालिदास इनके दरबार के प्रमुख विद्वान थे। कालिदास जो एक विख्यात कवि है मेरे दोस्तों, है ना, आप सभी को पता है, जो ना जाने मेरे भाई कितनी कविताएं उन्होंने लिखा है। तो कालिदास हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, अभी मैं सबको बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। उनके समय में साहित्य, शिक्षा और संस्कृति का खूब विकास हुआ और इसलिए इस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इनके दादाजी ने तो विकास किया ही किया है, चंद्रगुप्त प्रथम ने तो विकास किया ही किया है। इसके अलावा दोस्तों हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी चंद्रगुप्त गुप्त वंश को इतना विकास किया, गुप्त साम्राज्य को इतना विकास किया कि गुप्त साम्राज्य अब हमारा एक और अन्य नाम से जाना जाने लगा मेरे दोस्तों। वो है आपका क्या? तो बताएंगे सर, हमारा प्यारा सा स्वर्ण काल के नाम से जाने लगी। ठीक है भाई, चलिए सर ओवरव्यू जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर हम लोग अभी क्लास को शुरू करेंगे। अब एक खतरनाक दोस्तों विदेशी यात्री आते दोस्तों, फाहियान। क्या बोलेंगे सर? एक खतरनाक व्यक्ति आता है, कौन? हमारा फाहियान आता है भाई। कौन आता है? तो बोलेंगे सर फाहियान। तो चीनी यात्री फाहियान भारत आए। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि आखिरकार फाहियान किस देश से भारत आए थे? तो चीनी। कहां से भाई? चीन से भारत आए। किसके दरबार में? तो बताएंगे सर हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके शासनकाल के दौरान भारत आए। ठीक है, उसने भारत की समृद्धि और शांति का वर्णन किया। भारत कैसा शांति का प्रतीक है, भारत किस प्रकार शांति बनाए रखते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने वर्णन किया। आगे देखिए, फाहियान ने अपनी यात्रा में लिखा है कि उस समय भारत बहुत समृद्ध और शांतिपूर्ण देश था। अब फाहियान
हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जैसे दोस्तों कदम रखता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जैसे कदम रखते हैं, कदम रखने के बाद मेरे दोस्तों वो बताते हैं कि भारत एक समृद्ध, मतलब अलग अलग मतलब सब कुछ परिपूर्ण था, भारत में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बट मेरे दोस्तों वो ये भी बताते हैं कि भारत एक शांतिपूर्वक देश है। भारत क्या भाई, तो बताएंगे सर भारत एक शांतिपूर्वक देश है भाई। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताता भाई, तो बोलेंगे सर महत्व, गुप्त काल का स्वर्ण युग को कहलाया, शांति समृद्धि और संस्कृति का विकास हुआ, भारतीय इतिहास के महान शासकों में स्थान दिया गया। ठीक है, चलिए सर ये मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे देता हूं। और गुप्त वंश के प्रमुख शासक जैसे श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, इस प्रकार उन्होंने शासन किया। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया भाई, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करें तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय किसके पुत्र थे, समुद्रगुप्त का। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। कालिदास किसके दरबार के प्रमुख विद्वान थे, तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन्हें पराजित किया था, तो शक शासकों को। तो ये मैं आप लोगों को अभी 5 से 10 मिनट में आप लोगों को मैंने ओवरव्यू दिया। बट मेरे दोस्तों एग्जाम हॉल में ऐसा लिखना नहीं है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को इतना आइडिया पता होना चाहिए, है ना भाई। आप सभी को इतना आइडिया तो कंफर्म है कि पता होने चाहिए, है यस या नो। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ सर, इतना आइडिया हम लोगों को होना चाहिए, है ना, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है मेरे दोस्तों जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ओवरव्यू जो मैंने दिया, एक बार यस का सिंबल लगा दीजिए कि सर आपने जो ओवरव्यू दिया है ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ गया सर। कि आज के बाद अगर कोई पूछे कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे, तो हम आसानी बोल सकते हैं सर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेरे दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाने लगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फायान आया था, चीनी यात्री फायान आए थे, जिन्होंने भारत में आकर के ये वर्णन किया कि भारत एक शांतिपूर्ण तरीके वाला देश है। भारत एक क्या है भाई, तो बताएंगे सर भारत हमारा एक समृद्धि वाले देश है। पक्का ना, चलिए सर अब आपका क्लासेस मेरे दोस्तों मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अभी जो दिया ओवरव्यू देने से एक मेरे दोस्तों अभी हमारा पढ़ाने का जो टेक्निक है ना दोस्तों पहले की तुलना में बदल गया। और बदलने का भी कारण यही है मेरे भाई कि थोड़ा सा ओवरव्यू देने से बच्चों को दोस्तों क्या होता है कि समझ में आता है। पता नहीं आप लोग आता है या नहीं, मुझे नो आइडिया, बट हमें जहां तक लगता है कि ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है भाई। क्योंकि ओवरव्यू से अगर बच्चों को पहले ही पता चल जाएगा कि आखिर है क्या, तो आसानी से कोई भी चीज को कर सकते हैं भाई। अब आइए दोस्तों आपका क्लासेस को दोस्तों मैं यहां से शुरू करता हूं, गौर से देखिएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई मैं आप लोगों का क्लासेस यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए परिचय की अगर बात करें जिसे हम लोग बोलते हैं भूमिका, आप भूमिका भी बोल सकते हैं या आप प्रस्तावना भी बोल सकते हैं, या आप किसी भी व्यक्ति किसी भी प्रॉपर तरीके से अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए आप परिचय शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, परिचय दीजिए भाई, क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे सॉरी भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं तो उसका जीवन परिचय है सर, है ना। आइए बात करते हैं परिचय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम और आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम और आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये गुप्त साम्राज्य के महान शासक थे। जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय है ये गुप्त वंश के महान शासक है सर, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या भाई, तो बताएंगे सर गुप्त वंश के महान शासक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब उनका शासनकाल अभी डिस्कस करवाए मैंने कि 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक माना जाता है, और लगभग इस प्रकार वह 40 वर्षों तक शासन किया। हमारा जो चंद्रगुप्त द्वितीय है दोस्तों ये गुप्त वंश में लगभग 40 साल तक उन्होंने क्या किया, शासन के साम्राज्य को संभाला। ठीक है, आगे देखिए भाई, वे एक कुशल और प्राक्रमिक राजा थे, मतलब वो एक योग्यताएं वाले राजा थे। हमारे समुद्रगुप्त के अंदर में एक्सपीरियंस था, सॉरी भाई बार बार समुद्रगुप्त आ जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अंदर में एक एक्सपीरियंस था कि हम अपने साम्राज्य को कैसे चलाएं, हम अपने साम्राज्य को कैसे विस्तार करें, हम अपने साम्राज्य को कैसे बड़ा करें, इसके बारे में उनको बहुत ही ज्यादा दोस्तों क्या था, आइडिया था। ठीक है, इसमें इसके बारे में दोस्तों उनको बहुत ही ज्यादा क्या था भाई, आइडिया थी। समझ गए भाई, चलिए सर। जिन्होंने अपने पिता समुद्रगुप्त से भी अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
अब चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम क्या था भाई? तो बोलेंगे सर समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता का नाम क्या था भाई? तो बोलेंगे सर समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त ने जितना अपना साम्राज्य को बड़ा किए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ठान लिया है कि मेरे बाप से भी ज्यादा मुझे बड़ा करना भाई। क्या करना भाई? हम अपने पापा से भी ज्यादा क्या करेंगे मेरे भाई? अपने साम्राज्य को बड़ा करेंगे। ऐसा मानना था दोस्तों किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। और फाइनली जो दिल में ठाना था उन्होंने पूरा करके दिखाया। समझे मेरे बातों को? देखिए, उन्होंने शकों को पराजित कर गुजरात को अपना साम्राज्य में मिला लिया और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है। उनके शासन काल के दौरान साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास हुआ। ऐसा माना जाता है मेरे दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, चाहे वो विज्ञान की बात करें, कला की बात करें, साइंस की बात करें या तकनीकी बात करें, सारे चीजों में भयंकर प्रगति हुई। मतलब इतना प्रगति हुआ है कि कोई सोचा नहीं था कि आखिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में इतना विकास होगी। कोई सोचा तक नहीं था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में इतना बेटर तरीके से क्या होगा दोस्तों? परफॉर्मेंस होगा। समझ गए भाई? एक एक पॉइंट को दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं? बोले सर हाँ, कि सर हम लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, विकास तो हुआ। अब उनके उपलब्धि की अगर हम लोग बात करें कि उनका उपलब्धियां क्या क्या थी, 40 साल तक उन्होंने अगर शासन किया तो कोई ना कोई उनका उपलब्धियां होगी, जाहिर सी बात है सर। तो उपलब्धियां क्या क्या था सर उनका? उनका उपलब्धियां की अगर बात करें तो क्या क्या था? तो पहला उपलब्धियां की अगर हम बात करें तो शकों का दमन। क्या बोलेंगे सर? हमारा शकों का दमन। ठीक है। क्या बोलेंगे सर? हमारा शकों का दमन। शक साम्राज्य को क्या कर दिया भाई? उन्होंने परास्त कर दिया। शक साम्राज्य को उन्होंने क्या कर दिया मेरे भाई? उन्होंने परास्त कर दिया। किसने? तो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के खिलाफ 338 से लेकर 409 ईस्वी के बीच युद्ध लड़ा और इस युद्ध में उन्होंने शकों को पराजित किया और गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। समझिए चीजों को। क्या हुआ भाई कि हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो शकों पर हमला कर दिए। शक एक साम्राज्य था, उस शक साम्राज्य को दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया? 388 से लेकर 409 ईस्वी के बीच युद्ध लड़ा और इस युद्ध में उन्होंने शकों को पराजित किया और शक सनवत के जो साम्राज्य थे उसको पूरी तरह से दोस्तों मार डाला और उनका जो क्षेत्र था, शक साम्राज्य का जो क्षेत्र था, वो अपने साम्राज्य में मिला लिए। जैसे दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र को दोस्तों उन्होंने क्या कर लिया? मिला लिया। महाराष्ट्र को पहले सौराष्ट्र के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। आगे देखिएगा, इस विजय के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। आप लोग सोच रहे होंगे सर कि आखिरकार समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो हमारा इसी प्रकार उनका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। तो किसी ना किसी कारण से चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों यही कारण था कि उन्होंने शक सनवत पर हमला किए। शक सनवत पर दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया? हमलावार किए और शक सनवत को पूरी तरह से परास्त कर दिया, हरा दिए और इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात को वो अपने क्षेत्र में मिला लिए और इसी उपलब्धियां के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। क्लियर? वेरी गुड सर। आगे देखिए सर, क्या बोलता है सर कि शकों की पराजय ने गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को पश्चिमी में विस्तार किया और पश्चिम क्षेत्र में दोस्तों पूरे भयंकर तरीके से गुप्त साम्राज्य को विस्तार कर लिया। चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, है ना, कर्नाटक तक उन्होंने क्या कर लिया मेरे भाई? विकास कर लिए थे, मतलब विस्तार कर लिए थे। अब क्या होता है? विस्तार किया और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया
और व्यापार का जो मार्ग होती है ना भाई, व्यापार का जो मार्ग होता है, व्यापार का मार्ग मतलब क्या, व्यापार की जो रास्ता होती है, क्योंकि दोस्तों व्यापार करने के लिए तो प्रॉपर तरीके से हमें रास्ता चाहिए, तो व्यापार को जो मार्ग होता था उन्होंने सुरक्षित किया। आओ कोई भी व्यापारी हमारे देश में आए, वह व्यापार करे और फिर चले जाए, उनके लिए उन्होंने रास्ता बनवा दिया कि रास्ता में किसी भी व्यापारी को कोई रुकावट नहीं होगी, रास्ता में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड सर। इस विजय के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान और कुशल योद्धा के रूप में उभर कर आए। अरे बाप रे बाप, ये तो पहला ऐसा मैं राजा दिख रहा हूं जिन्होंने व्यापारियों के लिए रास्ता बनवा दिए, रास्ता में कोई भी प्रकार के कोई रुकावट नहीं आएगी। और इसी कारण से मेरे दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय एक योद्धा के रूप में उभर कर सामने आया। सभी लोगों ने प्रशंसा की, सभी लोगों ने तारीफ किया। अरे बाप रे बाप, ये पहला ऐसा गुप्त साम्राज्य का राजा है जिन्होंने व्यापारियों को भी मदद किया है। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। आप जैसे मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता रहा हूं ना, सिर्फ इतना ही मत लिखिएगा, जो मैं डिटेल्स बता रहा हूं उसको डिटेल्स में लिखिएगा। ठीक है बाबू, नहीं तो इतना ही लिख के आ जाएंगे तो बस होगा झिंगा लाला बाबू। चलिए अगला, दक्षिण भारत में प्रभाव। अगर हम बात करें दोस्तों दक्षिण भारत, अब दक्षिण भारत में इसका प्रभाव कहां रहा, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गई, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गई, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा हो गया। तो दक्षिण भारत में दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया, अपना प्रभाव डाल दिया। बोले कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं दक्षिण भारत में भी जाकर हमला कर सकता हूं। ठीक है, तो गौर करेंगे मेरे दोस्तों क्या बोल रहा है भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण भारत के बकाटक और कदम राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। लो भाई, किसी के साथ मेरी दुश्मनी है, ठीक है, किसी के साथ अगर मेरी दुश्मनी है, उस दुश्मनी को दूर करने का एक ही दोस्तों रास्ता है, पता है क्या, उनका घर से विवाह कर लो किसी का। जैसे मैंने आपको बताया था कल की क्लास में चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, चलो उसी को बेटी के साथ शादी कर लो, बताए थे ना। ऐसा ही दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण भारत के बकाटक और कदम राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। वैवाहिक संबंध स्थापित करने के पीछे उद्देश्य था गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली साम्राज्य बनाना। यानी जो भी हमारे साम्राज्य में रुकावट डाल रहा है हम उसी से विवाह कर लेंगे। जब हम उसी से विवाह कर लेंगे तो उनको लगेगा कि मैं एक महान साम्राज्य को खड़ा किया हूं, और वो अपने साम्राज्य का कुछ हिस्सा हमारे पास मिला देंगे, या तो शादी में डिमांड के रूप में मुझे गिफ्ट दे देंगे। ऐसा ही होता था पहले, है ना। तो साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना है, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया और कदम राजवंशों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब इस प्रकार क्या होता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय कहता है कि मुझे तो वो साम्राज्य चाहिए। अब उसके लिए वो क्या करता है कि वो अपने बेटी का विवाह एक वकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय, क्या थे भाई, रुद्रसेन द्वितीय से विवाह करवा दिया। अब उसका बेटी का विवाह हो गया तो लोग आप इसको इज्जत करने लगे। उस इलाके में जाकर के दोस्तों आप आसानी से मिला सकते हैं अपने साम्राज्य को, या तो ये भी बोल सकते हैं दामाद जी आप जिस इलाके में रहते हैं वो भी आप हमारे इलाके में आ जाइए, वो भी हमारा गुप्त साम्राज्य के क्षेत्र में डाल दीजिए, और आप जैसे चल रहे वैसे चलिए। इस तरह से कूटनीति का राजा थे मैं, हमारा कौन बताएंगे सर, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन वैवाहिक गठबंधों से गुप्त साम्राज्य पहले की तुलना में और अधिक मजबूत हुआ। इस प्रकार दोस्तों अपने से नहीं सही तो विवाह करके तो मजबूत बने। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि एक लड़का शादी से पहले मजबूत होते हैं या शादी के बाद, सब कोई कमेंट करेंगे रियलिटी के साथ। जी हाँ, मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया कि अगर कोई बॉय मैरिड से पहले वो मजबूत होते हैं अपने आप में या मैरिड के बाद, कमेंट में बताएंगे सबको अपना राय। ठीक है, तो क्या होता है भाई कि इस वैवाहिक गठबंधों से गुप्त साम्राज्य पहले की तुलना में और अधिक मजबूत हुआ। इन संबंधों के कारण गुप्त साम्राज्य को दक्षिण भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों में वृद्धि हुई।
चाहे वो कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, इन सब इलाके में क्या होता है मेरे भाई, तो दक्षिण भारत के इन सभी इलाके में राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, जिससे साम्राज्य में स्थिरता और समृद्धि आई, और जिससे हमारे साम्राज्य दोस्तों और बड़ा हो गया। कौन कह रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। समझ गए भाई? चलिए सर, अगला पॉइंट की हम लोग मूव करते हैं मेरे भाई। अगला पॉइंट, उज्जैन को राजधानी बनाना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, उन्होंने अपना राजधानी कहां बनाया था? पाटलिपुत्र। याद है ना भाई? उन्होंने अपने राजधानी कहां बनाए थे भाई? तो बोलेंगे सर पाटलिपुत्र। ठीक इसी तरह से दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपना राजधानी बना लिया। क्या कर लिया मेरे भाई? ठीक है, क्या बताएंगे सर? चंद्रगुप्त द्वितीय अपना राजधानी बना लिया उज्जैन को। किसको राजधानी बनाया भाई? तो बोलेंगे सर उज्जैन को उन्होंने अपना राजधानी बना लिया। ठीक है, अब उन्होंने उज्जैन को अपने दूसरी राजधानी बनाया, जिससे व्यापार और संस्कृति का विकास हुई। अब उज्जैन क्या कर लिया मेरे भाई? उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे विकास हुआ है भाई, उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के तट पे बैठा हुआ है। अब इस उज्जैन की बात करता है दोस्तों कौन? हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने क्या किया? उज्जैन को ही दोस्तों उन्होंने अपने राजधानी बना लिया, क्योंकि किसी भी राज्य को, किसी भी देश को चलाने के लिए केंद्र होना बहुत जरूरी है। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को बनाया था, तो उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जिससे व्यापार और संस्कृति का विकास हुआ। क्या हुआ मेरे भाई? व्यापार और संस्कृति का क्या हुआ भाई? तो बोलेंगे सर विकास हुआ। उज्जैन उस समय का प्रमुख व्यापारी और संस्कृति केंद्र था। क्या बोलेंगे सर? उज्जैन उस समय का प्रमुख व्यापारिक और संस्कृति केंद्र था। उज्जैन क्या था भाई? उस समय व्यापारियों का केंद्र थी। क्यों? क्योंकि उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। आप मेरे दोस्तों कोई भी शहर अगर नदी के तट पर अगर बैठा हुआ है तो वहां से आसानी से व्यापार हो सकती थी, क्योंकि समुद्र के मार्ग से या नदी के माध्यम से दोस्तों उस समय व्यापार होता था। उस समय ना तो रेलगाड़ी थी या ना बैलगाड़ी था। उस समय सिर्फ और सिर्फ समुद्र के माध्यम से ही, नाव के माध्यम से ही व्यापार होती थी। तो उज्जैन को दोस्तों बनाया गया क्या? तो व्यापारियों का केंद्र बनाया गया। कोई भी व्यापारी यहां पे आकर के अपने सामान का आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते। आगे देखिए भाई, और इसे राजधानी बनाने से गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, और इसे अपने राजधानी बनाने से गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति और क्या हुआ मेरे भाई? तो बोलेंगे सर मजबूत हुआ। क्या हुआ मेरे भाई? तो बोलेंगे सर मजबूत हुई। समझ गए भाई? उम्मीद करें। वेरी गुड। चलिए अब आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या? कि मेहरौली लोह स्तंभ। क्या बोलेंगे सर? मेहरौली लोह स्तंभ। ठीक है, मेहरौली लोह स्तंभ। क्या बोलेंगे सर? मेहरौली लोह स्तंभ। तो मेहरौली लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल 375 से लेकर के 415 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित किया गया था। मेहरौली लोह स्तंभ एक लोह स्तंभ था भाई, मेहरौली लोह स्तंभ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको सर्च करके भी दिखा सकता हूं दोस्तों कि आखिरकार मेहरौली, मैं आपको दिखा सकता हूं मेहरौली, मेहरौली है ना भाई? देखिए आपको मैं दिखा सकता हूं मेरे भाई, मेहरौली का जो हमारा लोह स्तंभ था ना भाई, मेहरौली का जो लोह स्तंभ थी, आप लोग देख सकते हो मेरे भाई, इस तरह से खड़ा था। मेहरौली का हमारा लोह स्तंभ मेरे दोस्तों इस प्रकार से खड़े थे भाई। कॉपी कर लिया, पेस्ट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, होगा तो ठीक है, नहीं होगा पेस्ट, नहीं होगा पेस्ट, नहीं तो दिखाता भाई आप लोगों को। आप लोग यहीं पे देख लीजिए, ठीक है? आप लोग जो है यहीं पे देख लीजिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, बड़ा होगा। हाँ देखिए, ये जो मेहरौली का लोहा स्तंभ है आप लोग देख रहे हैं भाई, ये पूरा लोहा का बना हुआ मेरे भाई। ठीक है, ये जो हमारा मेहरौली का लोहा स्तंभ है दोस्तों, इसी के बारे में हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा। ठीक है, गौर से देखेंगे क्या बोल रहे सर कि मेहरौली का लोहा स्तंभ, मेहरौली का लोहा स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली में स्थापित किया गया। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि मेहरौली का लोहा स्तंभ किसने बनाया, तो आप बोलेंगे सर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आखिर कहां बनाया गया? तो बोलेंगे सर दिल्ली में। ठीक है, कहां बनाया गया? तो बोलेंगे सर दिल्ली में। कंफर्म? वेरी गुड सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यह स्तंभ लोहा से बना है
और इसका निर्माण मुख्य उद्देश्य राजा की शक्ति और विजय का दर्शना था। मतलब मेरे दोस्तों ये इसलिए बनाया गया, जैसे कोई भी जीत हासिल होती है ना भाई, जैसे हम लोग कोई भी जीत हासिल होते हैं तो हम लोग मुर्गा भात चलाते हैं। जैसे दोस्तों मेरा अपना वाला बताता हूं, मैं जैसे दोस्तों मेहनत करता पूरे साल भर, रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स का, मैं मुंह मांगे मिठाई मांगता हूं। जी हाँ, मैं वेट नहीं करता कि वो देंगे या नहीं, मैं खुद बोलता हूं बाबू रे तुम टॉप क्या है, कब भेज रहे हो, हाँ तो 5 रुपए का क्यों ना भेजो, लेकिन भेजो सही, क्योंकि साल भर की मेहनत आपके कदमों पे मैं निछावर कर दिया हूं। मैंने नहीं देखा कि बारिश हो रही है धूप दे रहा है, मैंने नहीं देखा कि करंट है या नहीं है, मैंने नहीं देखा कि कितने रातें जाग जाग के आप लोगों के लिए मैंने नोट्स बना के आप लोगों को प्रोवाइड किया। मैं मुंह मांगे मांगता। इसीलिए दोस्तों एक प्रतीक होता है, ये स्तंभ बनाने का पर्पस ये था कि यहाँ के राजाओं को ये पता चलता है कि यहाँ के राजा, गुप्त साम्राज्य का राजा कितना शक्तिशाली था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, सेमेस्टर वाले नहीं देते अलग बात है भाई, खराई कोई बात नहीं। इसे 375 से लेकर 415 ईस्वी 13 ईस्वी के बीच बनाया गया था, लेकिन इस पर जंग नहीं लगता है। पता है वो जो मैं आप लोगों को अभी दिखाया हूं, आपको यकीन नहीं होगा, इसमें जंग नहीं लगता है। प्योर लोहा का बनाया गया था भाई, क्या बोलेंगे सर, इसमें प्योर लोहा का बनाया गया था। ये जो मेहरौली का लोह स्तंभ है ना, ये प्योर लोहा से बनाया गया था, जिस कारण दोस्तों इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, जो इस धातु विज्ञान की उच्च दक्षता को दर्शाता है। इस प्रकार यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के सैन्य विजय और समृद्धि का प्रतीक था भाई। ठीक है, चलिए सर पॉइंट नंबर आते हैं दोस्तों हम लोग 5 में। धार्मिक सहिष्णुता, मतलब ये मेरे दोस्तों किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देते थे। जैसे हमारा चंद्रगुप्त प्रथम थे, वैसा ही दोस्तों इनका पोता चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ये भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके शासन काल में विभिन्न धर्मों के अनुयायी को स्वतंत्र और समान मिला। ये नहीं ये कह रहा था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं कि मैं माना कि मैं विष्णु भगवान का प्रवर्तक हूं, माना कि मैं विष्णु भगवान का फॉलोवर हूं, मैं माना कि मैं विष्णु भगवान को मैं मानता हूं, लेकिन हमारे दरबार में हमारे शासनकाल में सभी धर्मों को संरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिसमस हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों को दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की तरह उनके पोता चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी सभी धर्मों को समान अवसर दिया, सभी धर्मों को एक निगाह से देखने का प्रयास किया। समझे मेरे बातों को मैंने क्या कहा भाई? वेरी गुड सर। आगे देखिए मेरा भाई क्या कहता है। आगे कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय धार्मिक कट्टर व्यक्ति नहीं थे, कोई भी एक धर्म को वो फॉलो नहीं करते थे, जिसके कारण ही उन्होंने विभिन्न धार्मिक स्थलों और मंदिरों का निर्माण करवाया। और इन्होंने दोस्तों बहुत सारे स्थल और बहुत सारे मंदिरों का भी दोस्तों उन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिला। इससे क्या मिला भाई कि धार्मिक में दोस्तों अगर मान के चले हमारे देश में अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना हो तो हमारे देश में एक मजबूती होगा या नहीं? जैसे अमेरिका मजबूत है, क्योंकि अमेरिका में कोई जातिवाद नहीं है। जापान मजबूत है, जापान उत्तर प्रदेश का आबादी का आधा नहीं है मेरे भाई, लेकिन देखिए कितना मजबूत है। क्यों? क्योंकि वहां पे जातिवाद नहीं है भाई। जिस देश में जातिवाद होती है वो देश कमजोर होते हैं, है ना, और नेता लोग अपना रोटियां सेकती है भाई, सिंपल सा बात है सर। समझ रहे मेरी बातों को? आगे देखिए क्या कहता है दोस्तों, ये था हमारा धार्मिक सहिष्णुता, मतलब होता है कि किसी भी धर्म को वो संरक्षण नहीं देते थे, किसी भी धर्म को क्या करते थे मेरे भाई, वो संरक्षण नहीं देते थे। समझिए मेरे चीजों को मैंने क्या कहा, मतलब सभी धर्मों को वो एक ही मानते थे भाई, सभी धर्मों को क्या मानते थे भाई, वो एक ही मानते थे। समझे मेरे बातों को? चलिए सर अगला पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, हमारा चीनी यात्री फाहियान। अब आगमन होता है दोस्तों हमारे किसका, हमारा चीनी यात्री फाहियान का आवागमन होता है। कहां पे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 से लेकर 411 ईस्वी के बीच भारत आए थे। उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन व्यवस्था की प्रशंसा की, मतलब बहुत तारीफ किया। वाह रे वाह चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या आप साम्राज्य को बना के रखा है, अरे वाह रे वाह क्या आपका साम्राज्य रे, अरे गजब आपने साम्राज्य को बना के रखा। इस तरह से बहुत तारीफ किया मेरे भाई। किसका किसका तारीफ किया? चंद्रगुप्त द्वितीय का बहुत ज्यादा तारीफ की। किसने? अरे किसने तारीफ किया? तारीफ किए थे दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय को फाहियान ने, बहुत तारीफ किया।
ठीक है, आगे देखिए भाई, फाहियान ने यह बताया कि इस दौरान साम्राज्य में शांति थी। फाहियान जब हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया तो फाहियान ने बताया कि मैं जिस वक्त भारत में कदम रखा उस वक्त भारत में शांति, और चंद्रगुप्त दरबार में जब मैंने कदम रखा तो एक समृद्ध शासन के रूप में मैंने देखा यहां पे। ठीक है, चोरी डकैती नहीं होती थी और लोग सुखी से रहते थे, कोई चोरी डकैती नहीं। मैंने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था, याद कीजिए। मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एक दूसरे पर इतना विश्वास करते थे कि लोग कहीं भी घूमने के लिए जाते थे तो घर में ताला नहीं लगाते थे, लोग एक दूसरे को इतना विश्वास करते थे। वैसा ही हमारा गुप्त साम्राज्य के लोग होते थे, एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट करते थे कि दोस्तों घर में अगर कहीं और लोग चले गए तो उस घर में किसी की औकात ना हो कि जाके कुछ उठा ले। इतना विश्वास था एक लोग दूसरे के लोगों के प्रति। और आज हमारा क्या विश्वास है आप तो देख ही रहे भाई, है ना। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की भी सराहना की और कहा कि कानून और व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। और हमारे चीनी यात्री फाहियान आया, फाहियान बताते हैं कि भारत में सिर्फ राजनीतिक सांस्कृतिक वैसा मजबूत नहीं थी, बल्कि भारत में कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में मैंने कानून व्यवस्था को देखा, कानून व्यवस्था भी बहुत ही अच्छा था। जो हमारा कानून व्यवस्था थी ये भी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, आगे देखिए, फाहियान ने यह भी कहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापारी प्रचार प्रसार हुआ। और हमारा फाहियान आए, फाहियान बताते हैं कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में मैंने एक चीज गौर किया। बोले क्या भाई? बोले कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खूब हुआ, खूब प्रचार प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का। ये भी बताते हैं हमारा कौन, हमारा दोस्तों आपका चीनी यात्री फाहियान। ठीक है, चलिए सर अगला पॉइंट बात है दोस्तों निष्कर्ष। निष्कर्ष इतना छोटा मत लिखिएगा प्लीज, ये एक तरह का दिखाया जाए तो ओवरव्यू है, बट मेरे दोस्तों आपको निष्कर्ष पूरा डिटेल्स में लिखना होगा। इस चीज को आप लोगों को ख्याल रखना है। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया दोस्तों कम समय में सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन। और हाँ, ये सिर्फ तो आपको मेजर पेपर में दिखा रहा हूं, बाकी जितने सारे आपने पेपर लिया है, चाहे सोशल अवेयरनेस हो, चाहे मेरे दोस्तों सेक पेपर हो, बीएससी पेपर हो, या अपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो दोस्तों, सारे सब्जेक्ट का जो क्लासेस है वो आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे लाडला आपके यहां पे हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्सेस अवेलेबल है, जहां पे आपका सातों सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन एवरीडे लाइव क्लासेस में अलग अलग टीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से, और कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए बिल्कुल दोस्तों आप लोग हमारे एप्लीकेशन से जुड़े रहें। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हाँ, ये तो मैं आपको पार्ट 1 दिखा रहा हूं। इस तरह से मेजर पेपर का टोटल 4 पार्ट आने वाला है, और एक पार्ट आपको यूट्यूब में मिलने वाला है टेलर के रूप में। बाकी जो सारे पार्ट है ये आपको दिया जाएगा एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सर हम सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी करना चाहते हैं बचे हुए समय में, तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स को ज्वाइन कर ले। और हाँ, कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगी, इस नंबर पे दोस्तों आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा इस नंबर पे दोस्तों आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय, है ना भाई, कि आखिर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है कौन। हमें आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य आखिर है कौन। तो बताएंगे सर, चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का एक महान सम्राट था। इन्हें अगर हम महान सम्राट की अगर बात करें, बहुत सारे शासक आए जिन्हें हम महान सम्राट कहें, जैसे दोस्तों हमारा अशोक हो गया, इससे पहले हमारा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महानतम शासक है। ठीक है, जिनका जन्म, देखिए इसका जन्म को लेकर दोस्तों बहुत ही मतभेद है, तो आप लोगों को जो मन में आए लिख देना। बट मेरे दोस्तों मैं एक डाटा निकाला है, उसमें पता चला 340 ईस्वी में क्या हुआ भाई, ईसापुर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का आखिर जन्म कहाँ हुआ है, तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म होती है 340 ईस्वी में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में इसका जन्म होता है। प्रारंभ में एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। स्टार्टिंग में बच्चा
स्टार्टिंग से ही दोस्तों क्या कर किए हैं भाई, एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे, तो बताएंगे सर एकदम एक साधारण परिवार में, जैसे आप और हम कहाँ है भाई, वैसा ही इनका भी एक जन्म हुआ था साधारण परिवार में। किनका, चंद्रगुप्त मौर्य का। उनके पिता नंदों की साम्राज्य में एक साधारण सी नौकरी करते थे। अब नंद कौन मेरे भाई, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मौर्य वंश का प्रशासन कैसा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त कर दिया था। तो नंदवंश जो था हमारा, नंद वंश के शासक जब चल रहे थे, शासन जब चल रहा था, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का पिताजी उसमें एक नौकर बनकर काम करते थे भाई। क्या करते थे, एक तरह का देखा जाए तो नौकरी करते थे। कहां पे, नंदवंश के साम्राज्य में। तथा उनकी माता मूरा घर के कार्य के साथ साथ अन्य कार्य भी क्या करते थे। और जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता जी है, इनकी मदर जो है, वो मदर घर के काम को संभालती थी। साथ ही साथ ऐसा प्राचीन भारतीय इतिहास से प्रमाण मिलता है कि वो अन्य काम भी क्या करती थी। कौन, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य की मां। उसने 322 ईसा पूर्व में नंदवंश का अंत करके मगध के राज सिंहासन को प्राप्त किया। अब क्या होता भाई, ये 322 ईसा पूर्व में उन्होंने नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पूरी तरह से क्या करते हैं मेरे दोस्तों, परास्त कर देता है। और वो एक नया साम्राज्य खड़ा करता है जिसे हम और आप मौर्य वंश के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाई। उसने अब तक के विखंडित भारत को एक सूत्र में बांधकर एकीकृत किया। अब कहता है दोस्तों कि उस समय जब हमारा मौर्य साम्राज्य का स्थापना नहीं हुआ था, उससे पहले की अगर हम बात करें, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले की अगर हम बात करें, तो भारत एक विखंडित था, मतलब भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। अब हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि जो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था उसे एकजुट कर दिए। क्या बोलेंगे सर, उसे एकजुट कर दिए। ठीक है, उसने अब तक के विखंडित भारत को एक सूत्र में बांधकर एकीकृत किया तथा एक विशाल साम्राज्य को खड़ा कर दिया। और इस प्रकार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की क्या कर दिया भाई, खड़ा कर दिया। कौन, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य का खड़ा कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, जो कि अब तक के भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य था। और ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जितने सारे साम्राज्य आए, उन सभी साम्राज्यों में अगर सबसे बड़ी साम्राज्य अगर कोई था तो हमारा मौर्य वंश का साम्राज्य, जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा जीवन परिचय जो मेरे दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया हूं। यह हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय के बारे में मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया। ठीक है भाई, आइए दोस्तों आप बात करते हैं हमारा क्या, तो बताएंगे सर किसी खास वंश, किसी कारण वंश है ना भाई, किसी कारण वंश चंद्रगुप्त के जन्म के पूर्व ही उनके पिता की हत्या नंद वंश के लोगों द्वारा की कर दी गई। अब क्या हुआ है कि किसी कारण वंश चंद्रगुप्त के जन्म के पहले, जब हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म नहीं हुआ था, गौर कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म भी नहीं हुआ, और उस समय हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी को नंद वंश के राजा ने दोस्तों क्या कर दिए, मर्डर कर दिया। क्या कर दिया भाई, तो बताएंगे सर हत्या कर दी, लोगों के द्वारा कर दी गई, जिसके पश्चात उनके घर की स्थिति इतनी इन्हें ही खराब हो गया भाई, इन्हें बहुत ही खराब हो गया भाई, दयनीय स्थिति बहुत ही खराब हो गई भाई। ठीक है, और घर का बुजुर्ग व्यक्ति इस दुनिया से चला जाए, घर की मुखियाई दोस्तों इस दुनिया से अगर चले जाए, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर उस घर का हालात कैसी होगी। तो एक समय आता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का पिताजी इस दुनिया से चल बसते हैं। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का घर की दैनिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। ठीक है, किंतु ऐसी परिस्थिति में भी बचपन से ही उसने उज्जवल भविष्य के समस्त लक्ष्य विद्वान थे। इतना खराब परिस्थिति होने के बावजूद भी वो घर में ये ठान लेना है कि अच्छा काम करना है, साम्राज्य को बड़ा करना है। सोचो मेरे भाई, उस उम्र में सोच रहा है जिस उम्र में हम लोग लाल पीला हरा के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद कर चुके होंगे। ठीक है, तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही दोस्तों अपनी सोच को हमेशा बुलंद रखा है। आप लोगों ने कहावत सुने होंगे कि दौड़ नहीं सकते हो तो चलना सीखो, चल नहीं सकते हो रेगना सीखो, रैग नहीं सकते हो फिर भी मेरे दोस्तों निरंतर प्रयास करते रहो।
ऐसा ही किया था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाप नहीं है इस दुनिया पे, और ख्याल रखा क्या कि बड़ा साम्राज्य को खड़ा करना है। ठीक है, आगे देखिए, उसने अपने 24 वर्ष के शासनकाल में इतनी सफलता प्राप्त की जितनी किसी अन्य शासक ने नहीं किया। और ऐसा माना जाता है कि 24 साल तक उन्होंने दोस्तों मौर्य साम्राज्य में शासन किया। कितने साल तक? 24 जो है 24 ईयर तक वो मौर्य वंश में शासन किया। भाई कितने वंश तक? तो 24 साल तक उन्होंने मौर्य साम्राज्य के साथ खड़ा रहा। और ऐसा माना जाता है मेरे दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जितनी सफलता प्राप्त किया है इन 24 वर्षों में, अन्य कोई शासक इस साम्राज्य में ऐसा कोई शासक पैदा नहीं हुआ था कि वो इस तरह से मौर्य साम्राज्य की तरह सफलता प्राप्त करे। ठीक है भाई, चलिए सर अब आगे बढ़ते भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन रेखा को हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्कस किए। अब जो हम लोगों को डिस्कस करना है दोस्तों वह है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। आखिर हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपलब्धियां हैं, आखिर वो कौन सी उपलब्धियां हैं, उन्होंने क्या क्या जीता, कैसे जीता। चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल के दौरान इतनी सफलता तथा उपलब्धियां प्राप्त कर लिया जितना कि कोई शासक नहीं कर पाया था। चंद्रगुप्त मौर्य इन 24 साल के दौरान उन्होंने इतनी सफलता प्राप्त की, इतनी उपलब्धियां प्राप्त कर लिया कि मेरे दोस्तों कोई शासक नहीं बना जो चंद्रगुप्त मौर्य की जैसा शासन को संभाल सके। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां निम्नलिखित है, जिसमें मगध पर प्रथम आक्रमण। चंद्रगुप्त मौर्य का पहला उपलब्धियां की अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम लोग पहले उपलब्धियां की बात करें मेरे शेर सरनियों, तो वो है हमारा क्या, तो मगध पर प्रथम आक्रमण। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य के और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छोटी सेना के साथ सीधे मगध पर आक्रमण कर दिया। अब क्या होता है कि चाणक्य, क्योंकि दोस्तों चाणक्य बहुत ही कूटनीति वाला इंसान था। चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही कूटनीति वाले थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जहां भी युद्ध करते थे ना, वह चंद्रगुप्त मौर्य जहां भी युद्ध करते थे वहां पे कौटिल्य को लेकर जाते थे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई कौटिल्य जो है एक बहुत ही बहादुरी वाला व्यक्ति था। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छोटी सेना के साथ सीधे मगध पर आक्रमण कर दिए, परंतु इससे पहले कि वे नंद साम्राज्य की थोड़ी सी क्षति पहुंचा पाते, वहां के लोग और नंद वंश की विशाल सेना ने चंद्रगुप्त सेना को नष्ट कर दिया। अब क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है हमारा कौटिल्य के सहायता से वो लड़ाई करने जाते हैं। और इस प्रकार दोस्तों नंद वंश के जो शासक थे, उसके बाद विशाल साम्राज्य था। क्या था? विशाल साम्राज्य थे, विशाल सेनाएं थी, जितनी सेना हमारे मौर्य साम्राज्य के पास नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के पास उतना सेना नहीं थी। तो वहां के लोग और नंद वंश की इस विशाल सेना ने चंद्रगुप्त सेना को नष्ट कर दिया, जिसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। और इसके बाद हमारा चंद्रगुप्त मौर्य मेरे दोस्तों हाँफते हुए, कांपते हुए, दौड़ते हुए, इस तरह से करते हुए मेरे दोस्तों जहां युद्ध करने गया था, जहां युद्ध को जीतने गया था, वहां पे हार कर उन्हें वो अपने जान को बचाकर लौटना पड़ा। अपने जान को बचाकर वह क्या किए, वापस लौट गए। ठीक, चलिए सर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंजाब एवं सिंध विजय, पंजाब एवं सिंध विजय, क्या बोलेंगे सर? पंजाब एवं विजय, सिंध पर विजय। चंद्रगुप्त और चाणक्य वहां से भागकर पंजाब व सिंध आ पहुंचे। अब क्या हुआ भाई कि नंद वंश ने उधर से खदेड़ा। नंद वंश के जो सम्राट थे, नंद वंश के पास इतनी सेना थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास सेना नहीं थी। और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया और जान बचाकर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जान बचाकर दोस्तों वो घर वापस लौट रहे थे। अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य वहां से भागकर पंजाब व सिंध आ पहुंचे। अब अपनी जान को बचा करके
वो पंजाब और सिंध प्रांत आ पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सिकंदर के शासित क्षेत्र की जनता को उनके खिलाफ भड़काया। और मेरे दोस्तों जहां पे सिंध में, जहां पे पंजाब में सिकंदर का शासनकाल चल रहा था, वहां पे हमारा चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं और लोगों को समझाते बुझाते हैं, अरे पागल लोग, सिकंदर पता है सिकंदर के पास कुछ नहीं है, तुम लोग है तभी जाकर ये सिकंदर खड़ा है, नहीं तो सिकंदर के अंदर में ताकत नहीं है। इस तरह से जनता के कानों पे कान भरने लगा। कौन? हमारा चंद्रगुप्त मौर्य जनता को भड़काने लगा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके खिलाफ भड़काया और विद्रोह कर दिया। और फिर इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की सेना इकट्ठा करके सिकंदर के प्रतिनिधित्व की हत्या कर दी। अब क्या हुआ कि हमारे चाणक्य और कौटिल्य ने दोस्तों, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिल करके सिकंदर के शासनकाल में जितने सारे लोग थे सबके कानों में कान भरा, है ना। और मेरे दोस्तों वहां पे बगावत फैला दिए और लोग सिकंदर से नाराज हो गए। और जो सेना थे वो सेना को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अधीन कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आपने एक और खींच लिया। और फिर इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की सेना इकट्ठा करके सिकंदर के प्रतिनिधित्व की हत्या कर दी। अब क्या होता मेरे भाई कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रतिनिधित्व था, उस प्रतिनिधित्व को दोस्तों हत्या कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारा सिकंदर का जो सेनापति था, सिकंदर का जो प्रतिनिधित्व थे, जिसे हम लोग राइट हैंड बोलते हैं, उसी का हत्या कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पंजाब और सिंध पर अपना शासन स्थापित कर लिया। और इस प्रकार दोस्तों पंजाब और सिंध पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन को स्थापित कर लिया। ठीक है भाई, पहला पॉइंट समझ में आ गया भाई? जल्दी से बताइएगा, बताएं मेरे भाई। मैं उम्मीद करूं मेरे शेर और सरनियों कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो मैं बताऊं वो समझ में आ गया भाई। आगे देखिए, मगध पर दूसरा आक्रमण। अब क्या होता है दोस्तों, पहला आक्रमण तो मगध पर हार गया भाई। पहला आक्रमण जो क्या था चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर, वो तो हार गया भाई। आप मेरे भाई क्या हो गया कि पंजाब को वो जीत गए। कौन पंजाब को जीता मेरे भाई? तो बोलेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध को जीत लिया। अब जैसे जीता, चंद्रगुप्त मौर्य का सीना चौड़ा हो गया भाई, है ना, मोदी जैसा 56 इंच का सीना हो गया भाई। कितना इंच का? 56 इंच का सीना हो गया। बोले चलो भाई एक बार और आक्रमण किया जाए मगध पर। चाणक्य, हाँ महाराज बोलिए, चलो एक बार आक्रमण किया जाए। चलिए जो होगा देखा जाएगा। फिर दोस्तों अपने सेना के साथ जाते हैं और मगध पर फिर से दूसरी बार हमला कर देते हैं, है ना भाई। क्या करते हैं? मगध पर दूसरा आक्रमण। अब चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन पंजाब और सिंध क्षेत्र आ गया था। उसके पास धन का स्रोत बन गया। अब उसके पास क्या हो गया मेरे भाई? जो थोड़ी सी कमजोरी थी, उस कमजोरी को उन्होंने भर डाला। समझ रहे? जिससे सेना इकट्ठा करने में आसानी हुई। अब चंद्रगुप्त मौर्य के जितने सारे सेना थे और भी सेना बढ़ते चले गए, है ना। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपने विजय अभियान मगध के छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करता चला गया। अब इस बार वो मेरे दोस्तों हमला डायरेक्ट नहीं किया भाई, वो डायरेक्टली मगध पर हमला नहीं किए। तो क्या क्या है सर? तो उन्होंने दोस्तों कूटनीति का प्रयोग किया। चाणक्य कहता है रे चंद्रगुप्त मौर्य पागल, चुप, ऐसा युद्ध मत करना पहले जैसा कि जाओ डायरेक्ट हमला कर दो, ऐसा मत करो। बोले क्या महाराज कैसे किया जाए? और देखो छोटे छोटे मगध का जो छोटा छोटा इलाका है ना, कब्जा करना शुरू करो। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा चलो एक बार ऐसा ही किया जाए। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया है, चाणक्य की बात को मान लिया है। और क्या क्या है कि मगध के छोटे छोटे इलाके को दोस्तों वो अपने अधीन करने लगा, है ना। धीरे धीरे अपने विजय अभियान मगध के छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करता चला गया। इसके साथ साथ अपनी सैन्य शक्ति को और सुदृढ़ करता चला गया और अंत में अपनी भारी सेनाओं के साथ उसने मगध पर आक्रमण कर दिया। अब मगध का छोटा छोटा, मान के चलिए दोस्तों मगध हमारा इतना बड़ा है, यहाँ पे भी कब्जा कर लिया, यहाँ पे भी कब्जा कर लिया, यहाँ पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे भी कब्जा कर लिए। और इस प्रकार जब कब्जा कर लिया ना मेरे भाई,
तो चंद्रगुप्त मौर्य कहते थे अब तो मैंने लगभग 30% इलाका तो कब्जा कर ही लिए, हमारा सैनिक स्थिति जो खराब थी वो तो मजबूत हो ही गया है, अब जो होगा देखा जाएगा, चलो डायरेक्ट हम लोग हमला करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, उस पर हमला करते हैं, जैसे पहले हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो क्या होता है मेरे भाई कि अंत में अपनी भारी सेनाओं के साथ उसने मगध पर आक्रमण कर दिया। इस भीषण युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा धनोनेन्द्र पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे दूसरी बार हमला करता है डायरेक्टली मगध पर, तो मगध पर हमला करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य विजय हासिल कर लेते हैं। यह था दोस्तों हमारा दूसरा पांडचर, समझ गए भाई। चलिए तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, सॉरी चौथा पॉइंट, सेल्यूकस से युद्ध। अब एक व्यक्ति आता दोस्तों, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था हमारा सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों सेल्यूकस भी नहीं छोड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों सेल्यूकस से भी युद्ध कर लिया। मगध साम्राज्य पर अधिकार करने के बाद पहले विजय कहां पे हासिल किया, सिंध पर, पंजाब पर, फिर मगध पर शासन जमा लिए। इसके बाद क्या होता है कि मगध साम्राज्य पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया। अब मगध साम्राज्य का एक शासक बन गया कौन, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का स्थापना भी किया था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। उससे पहले मेरे दोस्तों मगध का एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरकर सामने आया, जिसके बाद उसने उन प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की जहां सिकंदर का अधिकार था। जिस समय चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य को बड़ा कर रहा था, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य को बड़ा कर रहा था, विस्तारित कर रहा था, है ना, उसी दौरान सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस की भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा था। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने यह ठान लिया था कि हम अपने साम्राज्य को विस्तार करेंगे, हम अपने साम्राज्य को बड़ा करेंगे, ठीक उसी समय मेरे भाई हमारा सिकंदर का सेनापति यानी सभी सेनाओं का बाप सेनापति सेल्यूकस भी अपने साम्राज्य को विस्तार करने में, बड़ा करने में लगा हुआ था। यानी इधर से चंद्रगुप्त मौर्य और इधर से हमारा सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन था, तो सिकंदर का सेनापति। अब मेरे दोस्तों दोनों ही व्यक्ति खुखानदार थे, दोनों ही व्यक्ति साम्राज्य को बड़ा करने में लगे हुए थे, है ना। इतने में ही क्या होता है कि सेल्यूकस भी सिकंदर के समान एक महान योद्धा था। अब मेरे दोस्तों सिकंदर के समान ही दोस्तों क्या था, हमारा सेल्यूकस भी एक महान योद्धा थे। जैसे सिकंदर एक बहादुर शासक थे, जैसे सिकंदर दोस्तों एक महान योद्धा थे, ठीक इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी आपका जो सेनापति था हमारा सेल्यूकस, सेल्यूकस भी दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, सेल्यूकस भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह दोस्तों, सॉरी हमारा सिकंदर की तरह हमारा सेल्यूकस भी क्या हो गया, एक महान शासक के रूप में उभर कर सामने आए। उसने सिकंदर की मृत्यु के बाद, जब हमारा सिकंदर मर गया, मरने के बाद आजाद हुए क्षेत्रों को पुनः अपने अधीन करने की कोशिश किया। अब देखिए कोई भी अगर मान के चलिए इतना बड़ा अगर क्षेत्र है तो एक ही बार में कोई सब कुछ कब्जा नहीं करेंगे ना भाई, ये इतना बड़ा है, ठीक है, मान के चलते इतना बड़ा इलाका में अगर इतना बड़ा अगर कब्जा कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी तो हमारा छोटा सा पार्ट बचेगा ना। तो इस पार्ट को दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपने अधीन कर लिया। किसने, तो बताएंगे सर सेल्यूकस। कौन था, तो बताएंगे सर सिकंदर का सेनापति था हमारा सेल्यूकस। अब क्या होता है कि सिकंदर के समान एक महान योद्धा था, उसने सिकंदर की मृत्यु के बाद आजाद हुए क्षेत्रों को पुनः अपने अधीन करने की कोशिश किया। आप बोल रहे कि देखो जो इलाका चला गया, बट हमारे पास जो इलाका बचा है इसे हम अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों, अपने जितनी सारी ताकत थी, चाहे वो सैनिक ताकत हो या अपने बहादुरी की बात करें, उन सारी ताकतों को लगा दिया और उन्होंने कहा कि सिकंदर के द्वारा लौटाएगा जो जमीन थी वह मैं वापस करूंगा, जो क्षेत्र चला गया उसे मैं वापस करूंगा। उसी समय हमारा चंद्रगुप्त मौर्य उधर से अपने साम्राज्य को बड़ा करने में लगा हुआ था। अब क्या होता है, क्या ध्यान से देखेंगे, बताता है दोस्तों ऐसे में सेल्यूकस की सीमाएं बढ़ने लगी। अब ऐसे में क्या हो भाई कि सेल्यूकस का जो सीमा थी, सेल्यूकस का जो हमारा सीमाएं थे दोस्तों, वो धीरे धीरे क्या करने लगा, बड़ा करने लगा। कौन, हमारा सेल्यूकस। इसके बाद चंद्रगुप्त की सीमा तक सेल्यूकस की सीमा के बीच टकराव उत्पन्न हुआ। अब इधर से दोस्तों हमारा जा रहा है, मान के चलिए इधर से चल रहा है हमारा सेल्यूकस, और इस इलाके में मान के चलिए दोस्तों था हमारा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी दोस्तों इधर से आ रहे हैं और इधर से हमारा सेल्यूकस भी आ रहे हैं, और दोनों के बीच में क्या हो गया मेरे दोस्तों, एक घमासान युद्ध हो गया। क्या हो गया, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य और हमारा सेल्यूकस के बीच में हो गया दोस्तों क्या,
तो बहुत ही खतरनाक तरीके से युद्ध हो गया, जिसके बाद दोनों शक्ति के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुआ। और क्या हुआ मेरे भाई कि इस प्रकार यहाँ पे हमारा जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, वो पूरी तरह से हार जाते हैं। और ये जो आप लोग इलाका देख रहे हैं, ये जो आप लोग यहाँ पे इलाका देख रहे हैं, ये इलाका को दोस्तों पूरी तरह से जीत लेता है कौन? तो बताएंगे सर हमारा चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त का चौथा उपलब्धियां दोस्तों ये था, पहले उन्होंने पंजाब को जीता, फिर उन्होंने सिंध को जीता, फिर उन्होंने मगध साम्राज्य के कुछ कुछ इलाकों को अपने अधीन किया, फिर मगध में दूसरा बार जब आक्रमण किया तो फाइनली दोस्तों उन्होंने क्या किया? जीत हासिल की। जब हमारा चौथी बार दोस्तों सेल्यूकस के साथ युद्ध होना शुरू हुआ तो उसमें भी दोस्तों उन्होंने क्या क्या हासिल कर लिया। ठीक है, डेट का कोई कंफर्म डेट पता नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। अन्य उपलब्धियां क्या था सर? अब बात करते हैं दोस्तों हमारा अन्य उपलब्धियां क्या था। इतने सारे उपलब्धियां होने के बावजूद भी अगर हमारा अन्य उपलब्धियां क्या थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने, और क्या क्या उपलब्धियां हासिल किए? उन्होंने विजय किया, किसको जीता भाई? सबसे पहले उन्होंने सिंध को जीता। सिंध आज हमारा पाकिस्तान चला गया, आपको पता होना चाहिए, सिंध प्रांत है ना, जहां पे मोहनजोदाड़ो स्थित है। तो सिंध चला गया, सिंध को जीता। उन्होंने पंजाब को जीता, मगध क्षेत्र को जीता, सेल्यूकस के जितने सारे इलाके थे उनको भी अपने अधीन कर लिए। इसके अलावा भी दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या जीत हासिल किया? तो इतिहासकारों का मानना है, बहुत सारे विद्वान आए और सभी विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके अलावे और भी बड़े बड़े अभियान से हिस्सा लिया था। और बताते हैं कि ये तो एक देखा जाए तो टेलर था। ये जो विजय हासिल किया है कहां पे? तो बताएंगे सर सिंध पे, पंजाब में, मगध में। ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ये तो टेलर था। इन्होंने बहुत बड़ा, अगर देखना है इसका मूवी देखना है तो मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा उन्होंने जो युद्ध किया है, इसके लिए आपको विस्तार पूर्वक प्राचीन भारतीय इतिहास को जानना होगा, जहां पे उन्होंने बहुत सारे अभियानों में भाग लिया और वहां पे भी जीत हासिल की। उसने दक्षिण भारत के कुछ हिस्से तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब दक्षिण भारत कहां? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उसके बाद हमारा केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सब इलाके को भी दोस्तों उन्होंने क्या कर लिया था भाई? इस इलाके में भी उन्होंने कब्जा कर लिए थे। कौन? हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। और इस प्रकार दोस्तों मौर्य साम्राज्य में उन्होंने लगभग 24 साल तक उन्होंने शासन किया और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का विस्तार होती है। और